नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में गोल्डन इन्वेस्टमेंट 7 तरीके। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं आज ऐसे 7 तरीके गोल्ड खरीदारी के, और साथ ही आपको समझाने के लिए हमारे साथ 4 खास दिग्गज मेहमान भी हैं। हमारे साथ इब्जा इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हैं, आशीष पेटे साहब हैं जो जेम्स और ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन हैं। साथ ही हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के जाने माने दिग्गज और कोटक सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी के रिसर्च हेड रविंद्र राव होंगे, और क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर जो गोल्ड फंड मैनेज करते हैं चिराग होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और देश भर के कोने कोने में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रेफर करते हैं अगर गोल्ड खरीदारी की बात आती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फिजिकल गोल्ड, क्योंकि फिजिकल गोल्ड ऐसा है कि गांव तबके कहीं भी आप जाइए हर कोई फिजिकल गोल्ड खरीदने को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि एक लिक्विड काउंटर भी है। तो सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी आपसे बात करना चाहेंगे, फिजिकल गोल्ड में किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर कोई फिजिकल गोल्ड खरीदना चाह रहा है तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, फ़िज़िकल गोल्ड में आपको ज्वेलरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ में आपको फ़िज़िकल गोल्ड में कॉइन्स मिलते हैं, बार्स मिलते हैं। डिजिटल गोल्ड भी जो आप लेते हैं एक तरह से वो फिज़िकल गोल्ड ही है, क्योंकि वो आपके पास गोल्ड रहता नहीं है, गोल्ड कस्टोडियन के पास रहता है। ETF में भी अगर आप लेते हैं तो वो भी फिज़िकल गोल्ड ही है, क्योंकि वो भी म्यूचुअल फंड के ETF फंड के पास में वो गोल्ड रहता है, कस्टमर के पास नहीं रहता है। तो बहुत सारे विकल्प हैं। आप ज्वेलरी में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई भी ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, आप गोल्ड कॉइन बाय कर सकते हैं। और जहाँ तक सावधानी बरतने की बात है तो अब तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है। अब तो सरकार BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से आप आपकी ज्वेलरी खरीदिए तो आपको BIS की तरफ से ही जो ज्वेलर है वो काउंटर पार्टी गारंटी दे देता है। तो आपको किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बिल में माल परचेस कीजिए, आप उनसे बिल्कुल पूछ लीजिए कि ये कितने कैरेट का माल है, सारे डिस्क्रिप्शन बिल पे लिखवाइए। और साथ ही साथ जब आप माल ख़रीदते हैं तो आपको अगर कभी भी एक्सचेंज करना है, बायबैक करना है, वापस सेल करना है, तो आप ये सारी चीज़ें ज्वेलर से आपको क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हॉलमार्किंग जब से 256 डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी हुआ है, मुझे लगता है कि कोई भी अब समस्या ही नहीं है। आपको प्योरिटी के पूरे पैमाने के ऊपर ही आपको ज्वेलरी मिलती है। तो मैं तो कहूँगा कि फ़िज़िकल गोल्ड एक बेहतरीन विकल्प है आज की तारीख में। और दूसरी सबसे बात, इस त्यौहार के समय में जब आप फिज़िकल गोल्ड लेते हैं और ख़ास तौर पर जेवर खरीदते हैं तो आपके घर वाले बड़े खुश होते हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो भी पेपर गोल्ड वगैरह है वो आपके अलमारी में रहेगा या आपके बैंक में डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, तो आपके घर वाले खुश नहीं होंगे। मतलब मेरी तो यही राय है, आपको घर वालों को भी खुश कीजिए। थोड़ा सा आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आप ज्वेलरी जो पहनने का मज़ा है, जो येलो मेटल पहनने का मज़ा है, आप उसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। ओके, जो इंटरनल आपको सेटिस्फैक्शन है जो गोल्ड को ओन करने का, वो फिजिकल गोल्ड में सबसे ज़्यादा है। आशीष पेटे साहब, आप एक ज्वेलरी संगठन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ ही ज्वेलर भी हैं, तो आपको क्या लगता है फिजिकल गोल्ड अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो उनको क्या सलाह देंगे, क्या सावधानी बरतें, किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है? आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। सुरेंद्र भाई ने सही कहा कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के अपने फ़ायदे रहते हैं और डिजिटल गोल्ड खरीदने के अपने फ़ायदे रहते हैं। फिज़िकल गोल्ड खरीदने का सबसे फ़ायदा यह है कि जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, जिनको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या ऑनलाइन ख़रीदारी की उनको जान नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट फिज़िकल है कि अपना पैसा दे दिया, माल अपने घर पे आ गया, शांति से सो गए। उनके लिए इट्स ए पीस ऑफ माइंड कि अपना जो माल है अपने पास पड़ा रहे। और फिज़िकल गोल्ड ये एक में ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्वेस्ट भी होता है आप पहन के फ्लॉन्ट भी कर सकते हो, जैसे उन्होंने कहा घर वाली भी खुश हो जाएगी, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसमें जो केयरफुल रहना है, जैसे इनवॉइस लेना है उसमें डिटेल्स लिखवाना चाहिए, और हॉलमार्क है उसमें 10x मैग्नीफिकेशन से सही में हॉलमार्क किया हुआ है कि नहीं, वो भी उन्हें देखना ज़रूरी है। और इस त्योहारों के सीज़न में उनको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही है, बहुत सारे लुभावनी ऑफ़र्स आ रही है, तो सिर्फ ऑफ़र देख के मत जाइए,
जो आप बरसों से जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके पास चले जाएंगे। आगे चल के आपको कोई उसमें सर्विसिंग करना है, कभी आपको रिटर्न देना है, बेचना है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो अपने जान पहचान वाले ज्वेलर्स के पास जाइए तो आगे चल के आपको सहूलियत होगी। ओके, तो यानी फिजिकल गोल्ड के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे विकल्प हैं। लेकिन उससे पहले रविंद्र राव आपके पास आना चाहेंगे। आप वायदा बाज़ार को क्लोजली ट्रैक करते हैं और प्राइस के मूवमेंट को आप बखूबी जानते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है, अगर इस मार्केट प्राइस पे अगर कोई एंट्री करता है, अगर उनका इन्वेस्टमेंट एंगल है, फिजिकल गोल्ड भी खरीदता है, तो उन्हें लगता है कि गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर खरीदते हैं तो अगले 1 साल तक आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ तक गोल्ड के प्राइस जा सकते हैं? विश्वमोहन जी, आपको पूरे ईटी नाउ स्वदेश के टीम को और सारे हमारे दर्शकों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट 1 साल से गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम देखें तो इस साल में थोड़ा नेगेटिव रिटर्न है, बट जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है गोल्ड में वो अभी भी आई वुड से कि आगे चल के गोल्ड को सपोर्टिव ही रहेगा क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। यस, फेड टेपरिंग का एक तलवार लटक रहा है, बट आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड और इंटरेस्ट रेट तो इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में जो फॉल आना था आई वुड से कि वो आ चुका है और एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है गोल्ड में। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो अराउंड 1660 1670 के आसपास एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है। बट जो फोर्स से गोल्ड ऊपर जाना चाहिए वो फोर्स से जा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आई वुड से कंफ्यूजन है ट्रेडर्स के माइंड में। लेकिन अभी ईटीएफ बाइंग फिर से लौट रही है, ईटीएफ में फिर से इनफ्लोज आना शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से आई थिंक गोल्ड में अगर आप नेक्स्ट ईयर का ले तो कंजर्वेटिवली आई थिंक 54-55,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं टिल नेक्स्ट दिवाली। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इट विल नॉट बी अ वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर गोल्ड, क्योंकि जो हमने लास्ट 2 साल में देखा था, नॉट दिस ईयर बट बिफोर दैट 2019-2020 में, आई थिंक उस तरह का रिटर्न आना थोड़ा सा मुश्किल है। बट लुकिंग एट द अनसर्टेनिटीज दैट आर ऑन मार्केट में, मेरे हिसाब से गोल्ड में अभी ज्यादा फॉल नहीं लगता है। अगर कोई फॉल आता भी है तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मैं जैसे लगातार कहते आ रहा हूँ कि गोल्ड को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपका इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से जो भी विकल्प मिलते हैं, जैसे कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के ट्रांचेस आते हैं या फिर ईटीएफ्स है या फिर से डिजिटल गोल्ड है, आई थिंक इन माध्यमों से इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक वन शुड कीप इन्वेस्टिंग एंड बी इन्वेस्टेड, क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से 10 से 15% गोल्ड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या होगा। तो अनसर्टेनिटी के लिए आई थिंक गोल्ड पोर्टफोलियो में रहना बहुत जरूरी है। सो मेरे हिसाब से वन शुड बी इन्वेस्टेड और मेरा जो व्यू है वो अराउंड 54-55,000 तक का है नेक्स्ट दिवाली तक। ओके, यानी आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड तो होना ही चाहिए, ऐसा रविंद्र मानते हैं, और हर गिरावट पे आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके भी देखने हैं। चिराग, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से ट्रिगर है जो गोल्ड को ड्राइव करते हैं? हालांकि जब बात करें तो गोल्ड एक फियर ढूंढता है, जब भी डर के आगे गोल्ड है ऐसा लोगों को लगता है। और अभी अगर आप देखिए तो सारे ट्रिगर गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, चाहे वो महंगाई बढ़ रहे हों या करेंसी से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस तरह की तेज़ी गोल्ड में नहीं आ रही है। क्या गोल्ड को फियरलेस एनवायरनमेंट पसंद नहीं है? क्या वो फियर ढूंढ रहा है? ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से ट्रिगर है जो गोल्ड को अब आगे ड्राइव करेंगे? चिराग जी, फियर नहीं, मगर अभी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म की ग्रोथ जो हमने लास्ट एक साल में देखा, तो आगे बढ़ के भी वही ग्रोथ पेस हम मेंटेन करेंगे। उस वजह से रिस्क एसेट्स उतना ही बेटर रिटर्न देंगे जैसा उन्होंने लास्ट एक साल में दिया है। मगर ये आई थिंक इसमें ऑप्टिमिज्म ज्यादा है और प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी कम है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स जो है वो काफी रियल है। लोग कहते हैं कि 2008 क्राइसिस के बाद जब इतनी मनी प्रिंटिंग हुई थी तभी इन्फ्लेशन नहीं आया था। उसका एक रीजन था कि मनी फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्कल्स में था और रियल इकोनॉमी में नहीं गया था। इस टाइम गवर्नमेंट स्टिमुलस, डायरेक्ट हैंड आउट्स टू पीपल यूएस और बाकी यूरोपियन रीजन्स में हुआ है, उससे मनी काफी ट्रिकल डाउन हुआ है और रियल इकोनॉमी में पहुंचा है। उस वजह से हम इन्फ्लेशन आते हुए देखेंगे और काफी स्टिकी इन्फ्लेशन रहेगा, क्योंकि इस बार वेज इन्फ्लेशन भी हम आते हुए देख रहे हैं। और जब भी वेज इन्फ्लेशन आता है तभी वो थोड़ा स्टिकी, स्टबर्न रहता है और परसिस्टिंग रहता है। तो इन्फ्लेशन जो सेंट्रल बैंक कह रहे हैं कि ट्रांजिटरी है, हमें नहीं लगता है कि वो ट्रांजिटरी है।
ग्रोथ जो अब तक अच्छा था आगे जाके ग्रेजुअल होने वाला है, स्लो डाउन होने वाला है। जैसे यूएस जीडीपी के आंकड़े हमने देखे हैं लास्ट क्वार्टर के, सो काफी कहीं तक हद तक बता रहे हैं कि जो पेस ऑफ मोमेंटम है कहीं स्लो हो रहा है। सो ओवरऑल एक स्टैग्फ्लेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा ऊपर नहीं होंगे। जैसे टेपरिंग की बात चल रही है, वी हैव टू सी कभी टेपरिंग चालू होगा, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और किस हद तक वो टेपर कर पाते हैं, पूरा अनवाइंड कर सकते हैं एसेट परचेसेस को या नहीं। सो ऑल दैट विल डिटरमाइन। सो अभी एक ड्यूअल फोर्सेस है, एक जगह पे ऑप्टिमिज्म है और एक जगह पे स्टैग्फ्लेशन वरीज है, इसलिए गोल्ड अभी रेंज बाउंड है। जब भी मार्केट मान लेगा कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है और इन्फ्लेशन स्टिकी है, वो एनवायरनमेंट में गोल्ड आगे जाके अच्छा करेगा। और एक चीज उसके साथ होगी कि सेंट्रल बैंक्स का एक्शन जो है वो बिहाइंड द कर्व चलेगा, इन्फ्लेशन आगे रहेगा और उनका रेट इंक्रीजेस जो भी होगा अगर होगा तो वो लैग करेगा इन्फ्लेशन को। सो ओवरऑल रियल इंटरेस्ट रेट्स दबाव में ही रहेंगे और जैसे स्टैग्फ्लेशन एक रियलिटी बन सकता है, अगर वो मान लेता है मार्केट तो गोल्ड में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो जब तक ये कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस है गोल्ड रेंज बाउंड रहेगा और जैसे टुवर्ड्स इन्फ्लेशन की एक्सेप्टेंस होगी तभी गोल्ड जाके आगे जाके अच्छा करेगा। ओके चिराग, चलिए मेहता जी, आप भी प्राइस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, काफ़ी समय से आपसे बात भी होती रही है प्राइस को लेकर। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से ट्रिगर का इंतज़ार है गोल्ड मार्केट को, बुलियन मार्केट को, जो उसे एक बड़े रेंज की तरफ ले जाएगा, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कब से हम उम्मीद करें गोल्ड में? देखिए फिलहाल जो गोल्ड है एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। एक तरफ तो हम टेपरिंग की बात कर रहे हैं कि यूएस शायद स्टिमुलस पैकेज को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के बहुत बड़े फियर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के फियर्स किसी भी फियर से सबसे ज़्यादा बड़े फियर्स हैं। और हमें जिस तरह से पता है कि सभी को पता है स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर भी डाउनफॉल आ सकता है। मेटल प्राइसेस ऑल टाइम हाई है, क्रूड एकदम ऑल टाइम हाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कभी भी इन्फ्लेशन की वजह से ट्रिगर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझनी चाहिए कि पिछले 2 सालों में जो भी हुआ है तो लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को, जो एक आम मानसिकता थी कि 10% हम अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अब वो 10% की जगह 15%, 20% या कई देशों में 25% तक लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां इक्विटी मार्केट अच्छी तरह से पनपे हुए नहीं है। तो ये सब चीज़ें गोल्ड की डिमांड को भी बढ़ाएगी। तो एक तरफ डिमांड बढ़ेगी, एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एक तरफ स्टॉक मार्केट में कहीं रुकावट आएगी, तो ये सब चीज़ें गोल्ड को ट्रिगर करेगी। मैं गोल्ड में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में मुझे $2200 से $2300 गोल्ड का प्राइस लगता है, जो लगभग 61,000 रुपये के आसपास होगा प्राइस। ओके, यानी अगली दिवाली तक 61,000 रुपये तक का भी भाव गोल्ड पर दिख सकता है, ऐसा मेहता जी मानते हैं। सर, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं तो हमेशा बुलिश रहते हैं गोल्ड मार्केट को लेकर, लेकिन अगर प्राइस आउटलुक की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर कितना परसेंटेज टर्म में आपको लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड बढ़ सकता है, गोल्ड के दाम? मैं भी मानता हूँ कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बुलिश है, लेकिन जैसे हमने पिछले 2 सालों में वन साइड मूवमेंट देखा था कि 37,000 से 40, 42, 45 और 55,000 तक गया था, वैसा वन साइड मूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। आगे शॉर्ट टर्म में 8 से 10% की तेज़ी है, लेकिन वो थोड़ा रुक के चलेगी, तो लोगों को परफेक्ट टाइम करना मुश्किल है, लेकिन आगे 3-4 महीने में 8 से 10% की तेज़ी मैं देखता हूँ। ओके, 3 से 4 महीने में 8 से 10% की तेज़ी पेटे साहब को भी लग रहा है। चलिए अब दूसरे विकल्प की बात कर लेते हैं, वो है डिजिटल गोल्ड। अगर डिजिटल गोल्ड की मेहता जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं और बेहतर ऑप्शन है जहाँ पे लोगों को पैसे डिजिटल गोल्ड के जरिए लगाने चाहिए? देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन डिजिटल गोल्ड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉपरली अपने जो भी आप गोल्ड खरीदते हैं वो कस्टोडियन के पास रखती हैं। तो जब भी आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करें तो आप ये चेक करें, आप पूछें उनसे कि हमारा गोल्ड कस्टोडियन के पास कहाँ पे रहेगा, और उनसे कस्टोडियन सर्टिफिकेट समय समय पर मांगे। नॉर्मली इन्वेस्टर ये मांगता नहीं है। डिजिटल गोल्ड का एक फ़ायदा ये होता है कि आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपको सिर्फ जो रिडम्पशन होता है वो 1 ग्राम के ऊपर होता है। लेकिन आपका, क्योंकि सोना
आपका उनके पास डिपॉजिट है, उन कंपनियों के पास डिपॉजिट है, तो आपको उनके कस्टोडियन की जानकारी, उनके फाइनेंशियल्स की जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे ज्वेलर्स भी हैं जो लोग इस प्रकार की कंपनियां रन कर रहे हैं। किसी खास कंपनी का नाम लेना सही नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन जितने भी विकल्प हैं मुझे लगता है उसमें जो चंद टॉप के 8 या 10 विकल्प है वो बहुत बेहतरीन विकल्प है। साथ ही आप ये भी चेक कर लीजिए कि वो जो गोल्ड खरीद रहे हैं क्या वो इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड है, LBMA स्टैंडर्ड है, कौन से स्टैंडर्ड के गोल्ड खरीद है। ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मल बिना कोई BIS स्टैंडर्ड के गोल्ड आपके कस्टडी में रख रहे हैं, तो उसके अंदर भी दिक्कत है। सर, डिजिटल गोल्ड खरीदने के पीछे एक मकसद होता है कि उनकी मतलब रखरखाव के झंझट से मुक्ति मिल जाए, तो क्या रखरखाव के लिए स्टोरेज कॉस्ट के नाम पे वो कितना चार्ज वसूलते हैं? नहीं, वो तो बहुत ही मिनिमम चार्ज होता है। मेरे ख्याल से उस चार्ज को तो नेग्लिजिबल मानना चाहिए, क्योंकि उतना पेन आप घर के अंदर ज्वेलरी स्टोर करने के लिए भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चार्जेस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू गोल्ड वैल्यू। तो उसे तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यदि चार्ज भी देना पड़े, लेकिन यदि आपका कस्टोडियन बहुत बढ़िया है और जो भी ज्वेलर है या जो बुलियन कंपनी है वो आपको प्रॉपरली उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है समय समय पर कि आपका गोल्ड मेरे पास जमा है, तो वो बेहतरीन विकल्प। ओके सर, एज ए ज्वेलर आप लोग की क्या तैयारी, क्या ऑनलाइन इस बार किस तरह की सेल हो रही है और वहाँ पे किस तरह का पेनिट्रेशन आप पूरे मार्केट में देख रहे हैं ऑनलाइन ज्वेलरी सेलिंग में? मैंने ये देखा कि पिछले 2 सालों में लगभग मार्च 2020 जब पैंडेमिक आ गया, तब से बहुत सारे बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस की तरफ रुझान ये बढ़ता जा रहा है और ज्वेलरी या बुलियन मार्केट भी इससे दूर नहीं रहा है। तो लगभग जून जुलाई 2020 से, या मैं कहूँगा अप्रैल मई से, जबकि अक्षय तृतीया आया था 2020 में पैंडेमिक के समय, तब से पूरी इंडस्ट्री में ऑनलाइन बुलियन या ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज़ का ये रुझान बढ़ गया है। और पिछले 1-1.5 सालों में मैं अगर कहना चाहूँगा तो कई गुना ये बिज़नेस हो गया है। बहुत सारे इंडिविजुअल कंपनीज़ ने भी किया, जैसे डिजिटल गोल्ड का भी बात किया है, तो बहुत सारे लोगों ने जो अक्यूमुलेटर्स होते हैं अमेज़ॉन या उनके जैसे, उनके थ्रू भी बेचते हैं, अपने खुद की साइट पे भी बेचते हैं, और उस पे आजकल सब ज्वेलर्स का एक पर्टिकुलर फोकस है। और जो ज्वेलर्स की पुश के कारण लोगों की ख़रीदारी की पद्धति में थोड़ा चेंज आया है। कि लोग पहले एक्सप्लोर ऑनलाइन करते हैं, डिज़ाइंस ऑनलाइन करते हैं, रिसर्च अपना जो करते हैं ऑनलाइन करते हैं। जो पहले दुकान में आके डिज़ाइन दिखाओ, 10 डिज़ाइन देखो, बाजू वाले दुकान में जाके देखो, तो वो सर्च और एक्सप्लोर का जो सेक्शन है वो कस्टमर अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन देखते हैं सबके साथ में। और लास्ट वाला जो डिसीजन का पॉइंट है, 10-15% का डिसीजन पेंडिंग है, वो एक्चुअली शोरूम में जाके पहन के, बिकॉज ये टच एंड फील का प्रोडक्ट है, जब तक आप पहन के देखोगे नहीं तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो बाइंग पैटर्न में भी थोड़ा चेंज आया है। ओके सर, तो अगर फिजिकल और डिजिटल अगर शॉपिंग की अगर बात करें ज्वेलरी मार्केट में, तो किस तरह का मार्केट शेयर किस तरह से वो ग्रैब कर रहा है? डिजिटली स्पेस क्या कुछ ग्रैब कर रहा है या बहुत ही मिनिमल है? अभी तक तो ऑनलाइन का मेरे हिसाब से लो सिंगल डिजिट में ही टकावारी है। लेकिन मुझे लगता है आगे चलते हुए जैसे जनरल पॉपुलेशन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से कंफर्टेबल होते रहेगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा तो स्पेशली बुलियन एंड स्मॉल टिकट आइटम्स डिजिटली 100% लोग बाय करना चाहेंगे। तो बढ़ते बढ़ते 10% तक जाने की आशंका है। ओके, यानी ऑनलाइन मार्केट भी बढ़ने वाला है पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और चौथे विकल्प की, वो है गोल्ड ETF और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स की। तो इस पे चिराग आपसे बात करना चाहेंगे, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इसमें क्या फ़र्क है, और अगर दोनों में से अगर किसी को चुनना हो तो किधर जाना चाहिए, गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स? जी, दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। देखें तो गोल्ड ETF जो होता है वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, और उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फिर भी आप अगर गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको गोल्ड फंड ऑफ फंड जिसे बोलते हैं या गोल्ड फंड बोलते हैं, वो एक अच्छा विकल्प हो जाता है कि गोल्ड फंड गोल्ड ETF में डालकर आपके पास डीमैट अकाउंट ना होते हुए भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोनों के फायदे सेम है। आपको प्राइस एफिशिएंसी मिल जाती है, आपको कोई प्रीमियम मेकिंग चार्ज ज्यादा नहीं देना पड़ता है जो नॉर्मली एसोसिएट होता है फिजिकल गोल्ड से। आपको कोई प्योरिटी की इश्यूज नहीं है, फंड हाउस टेक केयर करता है। गोल्ड एक सिक्योर कस्टोडियन, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि एक सिक्योर कस्टोडियन के पास रहना चाहिए, तो एक सिक्योर कस्टोडियन है। इंश्योर्ड होता है पूरा गोल्ड,
और एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जैसे डिजिटल गोल्ड आज उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स है वो सेबी की तरफ से रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट रेगुलेटेड होता है वैसे ही गोल्ड ईटीएफ भी सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। तो आपको लिक्विड मार्केट है, कभी भी जैसे भी लॉकडाउन में भी आपको अगर एंट्री एग्जिट करना था तो आपको ईजी था, ऑपरेशनल था गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, तो आपको एक कन्वीनियंस काफी हद तक ज्यादा मिल जाता है गोल्ड ईटीएफ गोल्ड फंड्स में। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लो डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है आज गोल्ड ईटीएफ्स, 100 और 1 ग्राम में भी अवेलेबल है, 0.001 ग्राम, जो 40 रुपए से के करीब आप बाय कर सकते हैं उनको। सो लो डिनोमिनेशंस भी अवेलेबल है और वही लो डिनोमिनेशंस में आप होलसेल मार्केट प्राइसेस पे बाय करते हैं। सो वो एक बड़ा एडवांटेज है, बड़ा इनोवेशन जो गोल्ड ईटीएफ लाता है ऑन द टेबल, और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। सो ओवरऑल काफी हाई कन्वीनियंस, हैसल फ्री अप्रोच है गोल्ड बाइक और ओन करने के लिए। और आप एसआईपी भी कर सकते हैं, समझो आपको 10 साल के लिए गोल्ड एक्यूमुलेट करना है एवरी मंथ, तो भी आप गोल्ड फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। एक मैंडेट दे दिया और अपने आप हर महीने आपका गोल्ड जमा होते रहेगा। सो एक काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है गोल्ड के लिए। एक बढ़िया ऑप्शन ये भी है आपके लिए गोल्ड ईटीएफ भी। चलिए बात कर लेते हैं 3 और 4 तो हो गया, 5वें और 6ठे वो है गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे। रविंद्र जी आप बताइएगा गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस को अगर गोल्ड में अगर चूज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या विकल्प है अभी? विश्व मोहन जी, मेरे हिसाब से गोल्ड को हमें इस तरीके से देखना है कि कौन हु इज द इन्वेस्टर और हु इज द ट्रेडर। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल में नॉर्मली जो ट्रेडिशनल बायर्स है जिनको ज्वेलरी खरीदना है वो खरीदते हैं। देन जो इन्वेस्टर क्लाइंट्स है जिनको लंबी अवधि के लिए गोल्ड लेना है, दे गो फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और दे आल्सो गो फॉर ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड, जैसे चिराग ने अभी बताया। जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, आई थिंक दैट इज फॉर मेनली फॉर ट्रेडर्स। बट इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जो MCX पेटल है वो 1 ग्राम गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आप डिलीवरी भी ले सकते हैं 1 ग्राम के डिनोमिनेशन में। तो ऑप्शंस बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डेरिवेटिव मार्केट इज मेनली फॉर ट्रेडर्स जिनकी जो लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको जो गोल्ड का ट्रेडिंग है वो आप रात को 11:30 या 11:55 PM डिपेंडिंग ऑन द US डेलाइट सेविंग्स आप कर सकते हैं। तो शाम का जो मार्केट होता है गोल्ड में वो बहुत वोलेटाइल और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि US मार्केट्स ऑन होता है। जो ट्रेडिंग आपको डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स ऑप्शन पे मिलेगा वो आपको कोई भी विकल्प में नहीं मिलेगा इन द इवनिंग टाइम। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले अपना रिस्क एपेटाइट देखना चाहिए कि वेदर यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग का आपका पर्सपेक्टिव है तो आई थिंक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों में कर सकते हैं। और अभी ऑप्शंस में भी लिक्विडिटी आ रही है, तो जिनको लो मार्जिन में काम करना है तो वो ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ प्रीमियम देना होता है। और अगर आप फ्यूचर्स मार्केट देखें तो फ्यूचर्स मार्केट में अराउंड 10 to 12% का एक इनिशियल मार्जिन देना होता है, जो थोड़ा सा हाई हो जाता है। लाइक 1 kg गोल्ड अगर आप देखें तो उसमें मार्जिन करीब 4-4.5 लाख के आसपास आता है, विच इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल। लेकिन उसमें भी काफी सारे डिनोमिनेशन है। 100 ग्राम के कॉन्ट्रैक्ट है, देन वी हैव 8 ग्राम गोल्ड गिनी, 1 ग्राम गोल्ड पेटल, डिफरेंट ऑप्शंस है। तो एज पर रिस्क एपेटाइट, एज पर मार्जिन, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में भी अच्छे विकल्प है, जिनका ट्रेडिंग का नजरिया है वो इस विकल्प के साथ जा सकते हैं। चलिए अब आखिरी विकल्प चुनते हैं जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वो है गोल्ड बॉन्ड। मेहता जी, गोल्ड बॉन्ड को लेकर अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो क्या ये सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर आप इसे मानते हैं? जी बिल्कुल, यदि आप बिल्कुल प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतरीन विकल्प है। लेकिन उसके ट्रेंच महीने में कुछ दिनों के लिए खुलते हैं, और इस बार तो 6 महीने में 4 बार ही खुलने वाले हैं अगले 6 महीनों में। तो ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, रिडम्पशन पे आपको GST नहीं देना पड़ता, एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, आपको लोन मिल जाता है। लेकिन ये अलमारी में रखने वाले प्रोडक्ट हैं, इसका
जो जैसे आशीष जी ने कहा ज्वेलरी पहन के आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं, वैसे आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है अमंगस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। आई थिंक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, यानी कुल मिला के यही लबोलबाब यही है कि अगर गोल्ड को अगर प्योरली आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप खुद को ओन करना चाहते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी से बेहतर कुछ नहीं है। चलिए, तो इसी नोट पे हम समेटते हैं अपने इस खास पेशकश को। शुक्रिया चिराग आपका, शुक्रिया रविंद्र जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला, और आपका भी मेहता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी पेटे साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि वहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।